यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन में भी आ चुका है कि जो मिनिकॉय और निधिवी आइलैंड से इसको कौन चैनल सेपरेट करती है, मालदीव और मिनिकॉय को कौन। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो ये स्वामी विवेकानंद जी की क्योट है। हाल 66 और 65 की बात करेंगे। 66 की बात करते हैं तो उसमें जवाहरलाल नेहरू तो पहले आते थे, महात्मा गांधी तो पहले आता था, लेकिन अब क्या है कि जयप्रकाश नारायण को भी उन्होंने पूछना स्टार्ट कर दिया। रुक्मणी का टेस्ट से जो आता प्लेटफॉर्म का वो हिंदी नहीं आता, इंग्लिश में नहीं आता, इसलिए मैंने CDPO के लिए इसका लिया हुआ था। फर्स्ट 5 चैप्टर अगर वो काफ़ी अच्छे से क्रिस्प करके पढ़ लेते हैं तो उनका पॉलिटी में अगर 10 क्वेश्चन आ रहा है तो 4 to 5 क्वेश्चन वो इनका यहीं से आ जाए। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आर्यन कुमार है और मैं BPSC की तैयारी कर रहा हूँ और मैं भी पटना से ही BPSC की तैयारी कर रहा हूँ। बयार समिति में रहता हूँ और आज मैं आपको अपने स्टडी रूम का टूर कराऊंगा और ये बताऊंगा कि एज एस्पायरेंट आपको कौन कौन से बुक मटेरियल्स को प्रेफर करना चाहिए, आपको कैसे स्टडी करना चाहिए, व्हाट एवर जो भी कंसर्न होते हैं एक एस्पायरेंट का माइंड है वो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा एंड आई होप वो आपको बेनिफिशियल होगा किसी न किसी तरीके से। तो आइए देखते हैं। आप सभी को पता होगा कि प्रत्येक एस्पायरेंट के रूप में मैप होना ही होना होता है, ठीक है। और ये मैंने भी मैप लगाया हुआ है, ये फिजिकल ज्योग्राफी का मैप है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप क्या बोलते हैं रिवर्स वगैरह जो पासेस वगैरह हैं, ठीक है, ये सब आप यहाँ से प्लेटू वगैरह जो है वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, अच्छे से ग्रैस्प कर सकते हो। और देन आफ्टर ये जो आइलैंड्स वगैरह हैं इनका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ये अंडमान का जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है आप यहाँ से काफ़ी अच्छे से मतलब ये कर सकते हो, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन में आ भी चुका है कि ये पोर्ट ब्लेयर किस मतलब किस अंडमान में, साउथ अंडमान में है या मिडिल अंडमान में या नॉर्थ अंडमान में है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको मैप से काफ़ी अच्छे से मिल सकता है। देन आफ्टर यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन में भी आ चुका है कि जो मिनिकॉय और क्या बोलते हैं निधिवी आइलैंड से इसको कौन चैनल सेपरेट करती है, मालदीव और मिनिकॉय को कौन चैनल सेपरेट करती है। देन आफ्टर ये सब चीज़ें जो आपको ये मैप से ही मिलेगा, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मैप लगाना आपको। देन आफ्टर ये पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशन का मैप है जहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स मिलते हैं, इस साइड आपको अमेंडमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये जो आप देख रहे होगे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन BPSC में आ चुका है कि 243G एक्चुअली है क्या। तो इट इज़ नथिंग बट द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत। तो ये सब चीज़ें अगर आप रूम में लगाते हो तो कहीं ना कहीं अगर आप दिन में अगर 5-6 आर्टिकल से देख लोगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल वो होता है, ठीक है। तो ये मैंने लगाया हुआ था। देन आफ्टर मैंने क्योट्स रखा हुआ, ये क्योट्स काफ़ी जेन्युइन क्योट्स है, ठीक है। अगर आप इसको देखते भी हो तो कम से कम आपको कहीं ना कहीं एक मोटिव अंदर में आता है माइंड में। हर एस्पायरेंट के रूप में एक क्योट रहना चाहिए क्योंकि वो क्योट आपको काफ़ी मोटिव करता है, काफ़ी मोटिवेशन आप में डालता है। तो ये मैंने अपने लिए लगाया हुआ है, काफ़ी ऑथेंटिक है ये, ठीक है। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो ये स्वामी विवेकानंद जी की क्योट है और ये काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छा है। मैंने स्कूल टाइम से इसको फॉलो किया है तो देन आफ्टर ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बुक लिस्ट कर बता देता हूँ, ठीक है। ये मेरा बुक लिस्ट है, यहाँ पर मैंने GS की बुक रखी हुई है, ठीक है, जिसमें मैंने घटना चक्र और महेश वर्माल की ज्योग्राफी जो काफ़ी फेमस है, नॉट ओनली फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव व्यू, लेकिन आप मेंस में आप इसको वैल्यू एडिशन में इसको लगा सकते हो तो काफ़ी अच्छी है। जिनको अगर ज्योग्राफी में काफ़ी अच्छे से पढ़ना हो तो ये प्रीलिम्स का पर्सपेक्टिव व्यू से काफ़ी सही है। जनरल साइंस में मैंने घटना चक्र को फॉलो किया है और ल्यूसेंट साइंस को फॉलो किया है। इकोनॉमिक्स में मैंने एक आता है प्रतियोगिता दर्पण का, ये काफ़ी बहुत सही है। अगर आप इसमें से इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हो और इसमें से इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हो तो काफ़ी आपका कंप्लीट हो जाएगा ये आपका। ये मैंने 2066 BPSC में चूँकि मेरा 104 मार्क्स आया था, लेकिन आफ्टर सेकंड आंसर की जब सेकंड आंसर की BPSC ने जब रिलीज़ किया तो उसने 4-5 क्वेश्चन को उसने E ऑप्शन में डाल दिया था, जैसे क्या बोलते हैं फॉरेस्ट कवर का एरिया, जैसे क्या बोलते हैं एक इकोनॉमिक सर्वे का एक क्वेश्चन था वो भी ऑप्शन E में डाल दिया था, जिसके कारण मेरा मार्क्स रेड्यूस होकर 98 मार्क्स हो गया था। लेकिन चूँकि मेरा हो नहीं पाया था अनफॉर्चुनेटली, पर मैंने अपने मैथ्स की तैयारी उसी टाइम से स्टार्ट कर दी थी क्योंकि मैंने कैलकुलेट किया था मेरा 104 आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये उस टाइम लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो यूज नहीं हो पाया। लेकिन ये काफ़ी ऑथेंटिक है, इससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हो कि किस प्रकार के क्वेश्चन है, किस प्रकार का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैंने हिस्ट्री में मॉडर्न स्पेक्ट्रम काफ़ी सभी को पता होगा, सभी नॉन होंगे इससे कि ये काफ़ी मतलब हिस्ट्री के लिए काफ़ी ऑथेंटिक मटेरियल है। स्पेक्ट्रम जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है आप इसको लाइनिंग भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं कि ये कुछ 1906 में जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये सब चीज़ को आप लोग यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा तो उसका मीनिंग आप यहाँ पर साइड में लिख सकते हो ताकि आप जब रिवीजन करोगे तो आपको वो हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। और जो भी कुछ वर्ड्स वगैरह मुझे मिलते हैं, क्योंकि बीइंग अ एस्पायरेंट काफ़ी डिफिकल्ट होता है कि हिस्टोरिकल वर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं जो आपको मतलब
डिक्शनरी से देखने की ज़रूरत पड़ती है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, और देन आफ्टर फर्दर रिवीजन करोगे तो वो आपको हेल्प करेगा, और आफ्टर ऑल वो आपको रिमेंबर हो ही जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये मैंने हिस्ट्री के लिए मैंने इसको रिफ़र किया है। और यह सभी को पता होगा कि GS1 का जो आता है आपका BPSC में मेंस में, उसमें ये बुक काफ़ी सफिशिएंट है। और अभी फ़िलहाल 66 और 65 की बात करेंगे। 66 की बात करते हैं तो उसमें जवाहरलाल नेहरू तो पहले आते थे, महात्मा गांधी तो पहले आता था, लेकिन अब क्या है कि जयप्रकाश नारायण को भी उन्होंने पूछना स्टार्ट कर दिया। तो इस प्रकार जो भी लीडर्स बिहार से जुड़े हुए हैं उन्होंने वो भी मतलब एग्जाम में आने लगे, उनके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने लगा है, ठीक है। ये बिहार स्पेशल का मैंने बुक जो सभी लोग रिफ़र करते हैं, जो कि ये तो इंग्लिश में आता नहीं है, जो कि मेरा मीडियम इंग्लिश है, लेकिन फिर भी मैंने इसको लास्ट में लिया। और ये इंग्लिश में आता है, लेकिन मैंने इसको इंग्लिश में हिंदी में किसी के पास अवेलेबल था तो मैंने इसे मांग लिया किसी दोस्त से, ताकि कहीं ना कहीं अगर जो मैटेरियल अगर आपको मिल रहा है तो आप उसे ले सकते हो, उतना कोई दिक्कत नहीं होता है। करंट अफेयर के लिए मैंने एडिटोरियल को फॉलो किया है। ये काफ़ी जेन्युइन है। अगर आप इसको 3 to 4 टाइम्स अगर आप इसको रिवाइज कर लेते हो तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल की तरह काम करेगा। मैंने इसके सेट को अपने दोस्त के साथ मिलकर 3-4 टाइम्स इसको रिवाइज किया है, और हर बार रिवीजन के बाद मैं इसको OMR शीट में इसको बनाता हूँ और कैलकुलेट करता हूँ कि मेरा मार्क्स कितना आया है कितना नहीं आया है, ठीक है। तो आप इसे भी इसको रिफ़र कर सकते हो करंट अफेयर के लिए। देन आफ्टर एटलस तो सभी के पास रहते ही हैं, ठीक है। ये कोई इधर सभी एस्पायरेंट के रूम में एटलस तो होना ही चाहिए। और मेंस के पर्सपेक्टिव व्यू से मैंने इसको ये फॉलो करता हूँ, योजना और फिलहाल कुरुक्षेत्र फॉलो करता हूँ, लेकिन मोस्टली मैं योजना को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसमें जो भी इनिशिएटिव्स आते हैं उस इनिशिएटिव से क्या ड्रॉबैक है, क्या उसका मेरिट है, वो जानकारी इससे मिल जाती है। अगर कोई इनिशिएटिव से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन GS2 का BPSC में आता है तो आप उसको यहाँ से कोरिलेट कर सकते हो, और इसमें से कुछ अगर वैल्यू एडिशन पॉइंट्स भी आप निकाल कर अपने मेंस में उसको पुटिंग कर सकते हो। देन आफ्टर ये आपका योजना था, ये मेरा टेस्ट सीरीज है, चूँकि रुकमणी का टेस्ट सीरीज जो आता है प्लेटफॉर्म का वो हिंदी में आता है, इंग्लिश में नहीं आता, इसलिए मैंने CDPO के लिए इसका लिया हुआ था। और इसके अलावा भी मैंने CDPO के लिए एडिटोरिया का टेस्ट सीरीज मार्केट में मिल जाता है, वो मैंने इसको रिफ़र किया था। आप इसको रिफ़र कर सकते हो, काफ़ी ऑथेंटिक है। और मैं आपको बोलूँगा कि 15 मई जो डेट आया है CDPO का, वो अगर आप उसके लिए टारगेट रखे हुए हो तो आप इसको लेना जरूरी है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो नॉर्मल BPSC से थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, डीपली क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। देन आफ्टर दृष्टि का जो पेपर आता है, अगर आप इसका टेस्ट सीरीज मार्केट में आया हुआ है, मैंने भी मार्केट से लिया है, और चूँकि इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, तो ये मैंने रिफ़र किया है 67 BPSC के लिए। और फिर मैंने परफेक्शन IAS का मैंने ज्वाइन किया था, क्योंकि एक माहौल होना चाहिए। अगर आप 2 घंटा का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप 2 घंटा कहीं बैठ कर अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो वो काफ़ी मतलब बेनिफिशियल होता है कि आप क्या फील कर रहे हो, क्या प्रेशर आप झेल पा रहे हो, क्या नहीं कर पा रहे हो। तो उसके लिए मैंने परफेक्शन IAS मैंने ज्वाइन किया था। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो क्या बोलते हैं आपको प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से बेनिफिट करती है। और ये मेरा लैपटॉप है जिसे आप देख रहे होंगे, क्योंकि ऑनलाइन का मीडिया है, कुछ बुक ऐसे भी होते हैं जो आपको ऑनलाइन मीडियम में ही अवेलेबल हो पाते हैं, इसलिए मैंने अपना लैपटॉप रखा हुआ है। देखिए ये मेरा स्टडी टेबल है और इससे मैं रिफ़र करता हूँ। होता क्या है कि स्टडी टेबल को रखते तो सभी हैं, लेकिन मेरा मोटो ये है कि चूँकि बेड में पढ़ते पढ़ते उतना स्टडी नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने स्टडी टेबल रखा हुआ है ताकि नींद वगैरह नहीं लगे। तो स्टडी टेबल में आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या मैटर रखा हुआ है। ज्योग्राफी के लिए चूँकि मेंस का पर्सपेक्टिव व्यू से मैंने 11th-12th की ज्योग्राफी रखी हुई है। और चूँकि GS1 में एक क्वेश्चन आता है जिसमें आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जिसमें बौद्ध से रिलेटेड, बुद्धिज्म से रिलेटेड और पाल कला से रिलेटेड। चूँकि पाल कला तो इसमें मिलेगा नहीं, लेकिन मौर्य कल्चर और बुद्धिज्म कल्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो इससे आते हैं। मैंने इसे क्लियर भी किया हुआ है। और जो क्रिस्प नोट्स मैंने हो सकते हैं मेरे मतलब तरीके से, क्योंकि मैं अपने तरीके से नोट्स बनाता हूँ, तो वो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं रिवीजन के टाइम। और इसे अगर आप 2-3 बार पढ़ लोगे तो आप इससे समझ जाओगे कि क्वेश्चन किस प्रकार अगर आ रहे हैं तो उसको राइट किस प्रकार करना है, आप यहाँ से जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये मेरा NCERT का सेक्शन था जो मैंने कल्चर और हिस्ट्री के लिए रखा हुआ है। और ये GC लियोन का है, इसे आप फिजिकल थोड़ा बहुत रिफ़र कर सकते हो, लेकिन BPSC में उतना वो ये काम नहीं करता है। ये पॉलिटी है, जिसे आप सभी पता हो, ये आपका ये आपका मतलब पॉलिटी के लिए बाइबल माना जाता है, लक्ष्मीकांत का पॉलिटी, ठीक है। और ये इसे मैंने बहुत 5 to 6 टाइम्स मैं इसे पढ़ा हूँ। आप देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा कलर किया हुआ है। और मैं अगर आपको ये बोलूँ, अगर बीइंग एक्सपेरेंट अगर मैं ये बोलूँ तो जो भी एस्पायरेंट होंगे वो इस इंडियन पॉलिटी का लक्ष्मीकांत का फर्स्ट 5 चैप्टर जरूर पढ़े।
फर्स्ट 5 चैप्टर अगर वो काफ़ी अच्छे से क्रिस्प करके पढ़ लेते हैं तो उनका पॉलिटी में अगर 10 क्वेश्चन आ रहा है तो 4 to 5 क्वेश्चन वो इनका यहीं से आ जाएगा। देन आफ्टर आपको 2-3 चैप्टर फॉलो करना है, प्रेसिडेंट फॉलो करना है, आपको पार्लियामेंट जो 32 पेज का इसमें है वो आपको अगर आप 2-3 दिन में अगर आप एक बार ख़त्म कर पा रहे हो 32 पेज काफ़ी अच्छे से और फिर आप उसका नोट्स बना रहे हो तो वो आप काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। फिर आपका प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया और फिर पार्लियामेंट हो गया। ये 4-5 टॉपिक आपको करना पड़ेगा। देन आफ्टर अगर आप लास्ट में इसके जाते हो तो वहाँ आपको मिलेगा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जैसे नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, विजिलेंस वगैरह। तो वो आपको वहाँ से बस क्या निकालना है, वहाँ से आपको ये निकालना है कि कौन उनको अपॉइंट करता है, उनका टर्म क्या है, कौन उनको हटा सकता है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ से बस यही 4-5 पॉइंट आपको वहाँ से निकालना है। ये मैं इसको फॉलो करता हूँ, मतलब ये मेरा नोट्स है। जो अगर कोई बर्निंग टॉपिक चल रहा है तो उसमें अगर द हिंदू में फॉलो करता हूँ तो उसका जो एडिटोरियल्स पॉइंट होता है, जैसे अभी हाल में 2-3 दिन पहले आया था पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल्स, तो उसका एडिटोरियल्स में जो पॉइंट निकल सकते हैं तो उसमें मैंने इंट्रो निकाल लिया कि इंट्रो क्या है, फिर मैंने कंक्लूजन भी निकाल कर रख लिया कि ये कंक्लूजन ये मेरा फाइनल कंक्लूजन नहीं है, इसे मैं अपने वैल्यू एडिशन के लिए रखा हुआ, इसमें कुछ ऐड भी कर सकता हूँ, इसका कुछ मिनिमाइज भी कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरा एक रफ एंड टफ कंक्लूजन मैंने वहाँ से निकाला कि वहाँ से ये कंक्लूजन निकल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनली ये कैसा बिल है, ठीक है, और क्या इसका कंसर्न है, ठीक है, और क्या इसका इकोनॉमिकल इफेक्ट पड़ेगा इस बिल का, ये सब आप एडिटोरियल से निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये मेरा स्टडी रूम था। मैंने आप लोगों ने मेरा मटेरियल देखा, आप लोगों ने मेरा नोट्स देखा कि मैं कैसे अपने नोट्स को फॉलो करता हूँ, कैसे नोट्स मैं बनाया हूँ। इसके अलावा भी लास्ट में मैं यही करना चाहूँगा हर एस्पायरेंट में, क्योंकि मैं खुद अभी एक एस्पायरेंट की तरह मैंने अभी कुछ अचीव नहीं किया, लेकिन प्रीवियस ईयर की तुलना जो अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था ड्यू टू मतलब कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए थे, तो वहाँ से वो जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने अनुभव किया है, वो अनुभव मैंने आपके साथ साझा किया। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां मैं अपना क्यूज डालता हूं सिविल सर्विसेज का अड्डा के नाम से, और मैं यूट्यूब चैनल है जहां भी मैं बहुत सारे टेस्ट सीरीज को डालते रहता हूं ताकि कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी एस्पायरेंट को वो हेल्प करे जो गाँव वगैरह में तैयारी वारी कर रहे हैं, तो वो भी सिविल सर्विसेज का अड्डा के नाम से आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप जो वीडियो देख रहे हैं आप कृपया उसको जरूर सब्सक्राइब कर दे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और वहाँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा मेरे चैनल का, आप वहाँ से आपको रेफर कर सकते हो। एट लास्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स विंडो को भी जिन्होंने यहाँ आए और एस्पायरेंट के लिए एस्पायरेंट का वीडियो बना रहे हैं और एस्पायरेंट को कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, और आई होप मैंने जो भी बताया है वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। थैंक्स।